हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम प्राची एंड मैं निक एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि ये आपकी सुपर टेट की सीडीपी की क्लास रहेगी। जो लास्ट लेक्चर हमारा रहा था वो हमारा सिलेबस से रिलेटेड रहा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एच टेट का आपका सीडीपी का जो 30 नंबर का सिलेबस है वो हमने कवर किया था, जिसमें आपकी 10 नंबर की चाइल्ड साइकोलॉजी, 10 नंबर्स की आपकी टीचिंग स्किल एंड 10 नंबर्स की आपकी लाइफ स्किल थी। टोटल मिला के आपके 30 नंबर कवर होते हैं सीडीपी वाले सेक्शन से। ठीक है, तो हम लोग आज उसी में से एक को उठाएंगे, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, जिसका सुपर टेट में आपका 10 नंबर का वेटेज रहता है। बताया भी था कौन सा टॉपिक्स कहाँ से आ रहा है, आपका कितने टॉपिक्स हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि एक हमने आपको बताया था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में। वहीं आपको एक टॉपिक देखना था आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। समावेशी शिक्षा था, मापन एवं मूल्यांकन था, पठन कौशल का विकास करना था। ये सारे टॉपिक्स जो आ रहे थे वो हमारे शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ रहे थे। तो इसी में से आज हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें उठानी है। जो भी हमारा भारतीय शिक्षा का जो इतिहास रहा होगा आपका, कि पहले क्या था, स्वतंत्रता के पहले क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या था। सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा आई थी आपकी शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद वहीं पे बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था आई, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था आई। धीरे धीरे ऐसा ही क्रम चलता रहा। तो हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक यानी वैदिक कालीन शिक्षा से लेके हम लोग देखेंगे इसे एनईपी 2020 तक। भारतीय शिक्षा का इतिहास। भारतीय शिक्षा का इतिहास, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 3 भागों में। नंबर 1 आपका रहेगा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था। दूसरा आपका रहेगा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। और तीसरा आपका रहेगा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 3 भागों में डिवाइड कर दी जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसी प्रकार से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके देखेंगे, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो जो आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम रहेगा इसे भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था, क्या अर्थ था, क्या विशेषताएं थी, तथा इसमें क्या कमियां रही, जिसे दूर करने के लिए हमारी नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्था जो आई वो आई बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। तो प्राचीन शिक्षा में हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में भी आपकी कुछ कमी पाई गई, जिनको दूर करने के लिए आपकी बौद्धकालीन शिक्षा आई। वहीं पे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम लोग देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। मुस्लिम कालीन शिक्षा,
बात की जाए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, इसे भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था, एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था और वहीं दूसरा आपका रहेगा स्वतंत्रता के पश्चात। ये तो हो गया आपका एक मोटा मोटा परिचय कि हम लोगों को भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्या क्या देखना है और कहां से क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था एंड लास्ट आपका आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में आप दो चीजें देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरी बौद्धकालीन शिक्षा। वहीं पे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एक देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात और एक देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से। वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। देखा जाए तो आप सबको यहाँ पे तीन शब्द दिख रहे होंगे, पहला है वैदिक, दूसरा है कालीन, तीसरा है शिक्षा। सही मायनों में अर्थ निकाला जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अर्थ हम इसी से निकाल सकते हैं। वैदिक को आप लोग देखेंगे तो वैदिक से निकल रहा है आपका वेद, वैदिक से निकल रहा है आपका वेद। और कालीन से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका जो शब्द निकल रहा है वो निकल रहा है काल, और काल को हम लोग कहते हैं क्या, समय। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अगर पूछी जाए तो कैसी थी, वेदों पर आधारित थी। ऐसा समय जब बालकों को वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी वह हमारी क्या कहलाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो नोट कर लीजिए आप लोग, अर्थ ऐसा समय जब बालकों को वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी, ऐसा समय जब बालकों को वेद आधारित शिक्षा दी जाती थी इतना ही रखो, आधारित शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो वो हमारी शिक्षा कैसी कहलाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। अभी हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा सामान्य सा अर्थ हो गया कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो कैसी थी, वेदों पर आधारित थी। आपके चार वेद होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इन वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी, वेदों का ज्ञान कराया जाता था बच्चों को। काफी कुछ है इसमें, जो 1 से 4 तक के आपके वेदों के ज्ञाता थे, जिसे एक वेद का ज्ञान होता था उसे हम लोग कहते थे सॉरी, जो 1 से 4 तक वेद थे आपके, जो पहले वेद का ज्ञाता था उसे रुद्रांश कहते थे, रुद्र कहते थे, आदित्य कहते थे। इसी प्रकार के सबके नाम अलग अलग थे, आगे हम लोग नोट करेंगे उन नामों को। तो ये तो हो गया सामान्य सा अर्थ। अब हम लोग देखेंगे जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की थी, इसका हमारा जो उद्देश्य थे वो क्या थे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य,
तो जो पहला उद्देश्य था आपका वो था मनुर्भव। पहला उद्देश्य था वो आपका था मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब जो होता है वो होता है बालक को एक अच्छा इंसान या फिर एक अच्छा मनुष्य बनाना। एक अच्छा मनुष्य या फिर इंसान बनाना। ठीक है। जो नेक्स्ट उद्देश्य था आपका वो था साविद्या या विमुक्ति। साविद्या या विमुक्ति यानी कि बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो हमें सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए। बालकों को कैसी शिक्षा दी जाए जो सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए। साविद्या या विमुक्ति ऐसी शिक्षा प्रदान करना, ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए। ठीक है। ये तो हो गए आपके दो उद्देश्य, मनुर्भव और दूसरा हो गया आपका साविद्या या विमुक्ति। नेक्स्ट जो आपका उद्देश्य था बहुत से उद्देश्य ऐसे थे जो आज के समय में भी हैं, जैसे कि नैतिकता की भावना का विकास करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। ये सब उस समय भी थे, वैदिक कालीन शिक्षा में भी थे, बौद्धकालीन शिक्षा में भी थे और आज के जमाने में जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी है। जैसे कि जीविकोपार्जन की शिक्षा देना। नेक्स्ट लिखो, जीव को पार्जन शिक्षा देना ताकि वो अपना जीवन यापन भी सही से कर सकें। फोर्थ जो आपका रहेगा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। तीसरा आपका रहेगा नैतिकता प्लस सामाजिकता की भावना का विकास करना। विकास करना। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए क्या उद्देश्य, जिसमें हमने पहला क्या देखा मनुर्भव यानी कि मनुष्य को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। दूसरा हमने देखा साविद्या या विमुक्ति। साविद्या या विमुक्ति यानी कि ऐसी विद्या ग्रहण करना जो हमें सांसारिक मोह माया से दूर ले जाए। उसके बाद हमने देखा जीविकोपार्जन की शिक्षा देना वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, जिससे जो बालक जो है आगे जब गुरुकुल से शिक्षा पाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश लें तो वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाए। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और लास्ट आपका नैतिकता प्लस सामाजिकता की भावना का विकास करना, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ये तो हो गए हमारे उद्देश्य। वन मोर थिंग आप लोगों को बता दें
कि आपका ये जो लेक्चर है वो सुपर टेट के लिए स्पेशली चल रहे हैं, सुपर टेट सीडीपी का। लेकिन जो भी आप पीजीटी एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उनके सारे लेक्चर चाहे वो सीडीपी के हों चाहे वो शिक्षण कौशल के हों, जिनका एमए एजुकेशन से है और जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपका कम से कम मिनिमम देखा जाए तो 40 से 45% कोर्स को हम सुपर टेट के जो भी सिलेबस है उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके मैक्सिमम फैक्ट आप तक पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले जिसने भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है या फिर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या बात कर रहे थे, उद्देश्य हो गए हमारे। अब हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं रही। नंबर 1, वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम था वो था संस्कृत भाषा। जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। तो लिखो, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली थी, कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, संस्कृत। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपकी पूर्णतः कैसी थी, निःशुल्क थी। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क थी, मतलब आपको कोई भी उसके लिए शुल्क अदा नहीं करना पड़ता था। फिर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ही पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। आगे आप जब बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्राइमरी प्राथमिक लेवल पे देखेंगे, दूसरा उच्च प्राथमिक पे देखेंगे। तो प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षा व्यवस्था थी बौद्ध कालीन में वो तो निःशुल्क थी, लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती थी उसके लिए शुल्क अदा करना पड़ता था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो पूर्णतः निःशुल्क थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा इसकी विशेषता वो थी शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर बल ना देकर, शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर बल ना देकर व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती थी। व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती थी। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में इस समय जब शिक्षा दी जाती थी तो वो पुस्तक पर आधारित ना होकर आपकी कैसी थी, व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा बल देती थी। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता रहेगी वो रहेगी शिक्षा पर किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य का या किसी भी सरकार का या फिर किसी भी राजा का नियंत्रण नहीं था, मतलब कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। यह शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी राजा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। हाँ, अपनी मर्जी से अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं
तो वो अपनी मर्जी से अगर कुछ दान देना चाहें, दक्षिणा देना चाहें तो वो दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसी भी राजा के अंडर में हो, उनके आधार पर चले, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम जो थी, कौन सी भाषा थी? आपकी संस्कृत भाषा थी। पूर्णतः निशुल्क थी, कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ता था। और जो शिक्षा जो थी गुरुकुल आधारित शिक्षा थी। कैसी थी? गुरुकुल आधारित। नेक्स्ट लिखो नंबर 5, गुरुकुल आधारित शिक्षा। बालक जो होते थे गुरुकुल में प्रवेश करते थे और गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी में लिख लो गुरुकुल की स्थापना, गुरुकुल की स्थापना एकांत जगह पर की जाती थी। गुरुकुल की स्थापना जो थी वो एकांत शांतिपूर्ण जगह पर की जाती थी। ऐसा आज भी किया जाता है। जो भी आपके विद्यालय स्थापित किए जाते हैं वो कोलाहल वाली जगहों से, शोरगुल वाली जगहों से दूर ही स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका था वो रहेगा आवासीय, आवासीय या फिर सावासीय शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था आवासीय या फिर सावासीय शिक्षा व्यवस्था मतलब गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ऐसा नहीं है कि आप गए गुरुकुल और फिर वहां से वापस आ गए। अगर आपने एक बार गुरुकुल में प्रवेश लिया तो अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद ही आप गुरुकुल से बाहर आते थे या गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे। तो ये तो हमारी हो गई क्या, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। इसी में विशेषताओं में ही आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। 7 था 8 था, जो भी हो, इसी में एक और नोट कर लीजिए पॉइंट। शिक्षा का आरंभ शिक्षा का आरंभ विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं चूड़ा कर्म संस्कार द्वारा होता था। विद्या का आरंभ विद्या आरंभ संस्कार या फिर इसी को कहेंगे चूड़ा कर्म संस्कार द्वारा होता था, जिसकी आयु 5 वर्ष थी, जिसकी आयु 5 वर्ष थी। इसे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा भी बोल सकते हैं। आप लोग प्रारंभिक शिक्षा भी बोल सकते हैं। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो उसकी जो शिक्षा जो थी वो उसकी शिक्षा को आरंभ करने के लिए एक संस्कार किया जाता था, उसे हम लोग चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या था, जो पुरोहित होते थे वो बच्चे को तख्ती पर या फिर जो आपके चावल होते थे उन पे ओम लिखवाकर या फिर कुछ भी शब्द जो उन्हें लिखवाना हो, मेन रूप से ओम का ज्यादा मायने रखता है, तो ओम लिखवाकर शिक्षा का आरंभ करते थे। और जो ये जो शिक्षा थी 5 वर्ष तक की जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा थी, ये आपके जो बच्चे के बालक के माता पिता हो या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी छत्र छाया में ही दी जाती थी, मतलब घर पर ही कराई जाती थी। और शिक्षा क्या दी जाती थी, उन्हें वर्णमाला से पहचान कराया जाता था, वर्णों के क्रम से पहचान कराया जाता था। आपके ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनकी जानकारी दी जाती थी, इनसे परिचित कराया जाता था कि इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं। लेकिन वेदों को ये कहो पूरा ज्ञान दिया जाता हो, वो नहीं दिया जाता था। सिर्फ क्या, वेदों से परिचित कराया जाता था।
इसी में नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा में बालकों को वर्णमाला का ज्ञान तथा वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि से परिचित कराया जाता था। इत्यादि से परिचित कराया जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा विद्या आरंभ संस्कार। जो बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता था अपनी घर से तब किया जाता था। और होता क्या था, जो पुरोहित होते थे वो चावल के दानों पर ओम लिखवाकर विद्या का आरंभ करते थे। जब आपका विद्या आरंभ हो जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा जब ग्रहण कर लेता था, तब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक जो था गुरुकुल में प्रवेश करता था। और गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए तब होता था आपका उपनयन संस्कार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था। तथा गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। ठीक है, अच्छा, उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी। जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब वो कहाँ जाता था, गुरुकुल में। और गुरुकुल में जब जाता था तो उसका संस्कार होता था कौन सा, उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार, उपनयन संस्कार। ठीक है, अब देखा जाए उपनयन, तो उपनयन संस्कार में उपनयन का अर्थ क्या होगा, उपनयन संस्कार में उपनयन का अर्थ क्या होगा। उपनयन संस्कार में उपनयन का जो अर्थ होता है वो होता है समीप। उपनयन का अर्थ क्या होता है, समीप, यानी कि गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार में उपनयन का अर्थ है समीप और पूर्ण अर्थ देखें तो गुरु के समीप ले जाना। तो नोट करो, उपनयन संस्कार में उपनयन का अर्थ समीप होता है, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, अब जो उपनयन संस्कार होता था यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। आपका उपनयन संस्कार जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, पता होगा।
एक आपकी थी ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। कुछ लोग मानते हैं या लोगों का मानना है या जो हम सुनते चले आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण थे उनका जो जन्म जो हुआ था वो ब्रह्मा के मुख से हुआ था, और जो क्षत्रिय जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो उनकी भुजाओं से हुआ था, तथा वैश्यों का जन्म उनके उदर से माना जाता है, और जो शूद्र थे आपके उनका जन्म उनके पैरों के तलवों से माना जाता है। तो यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में आपकी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे शूद्रों के लिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, जो इसकी सबसे बड़ी कमी रही है। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ, उपनयन संस्कार से जुड़े कुछ तथ्य। उपनयन संस्कार से जुड़े कुछ तथ्य। तो जो ब्राह्मणों के लिए थी उनके लिए क्या आयु निर्धारित थी, किस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था उनसे, या फिर क्षत्रियों के लिए क्या आयु निर्धारित की, वैश्यों के लिए क्या आयु थी, वो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना ले रहे हैं। देखो 4 भागों में डिवाइड कर लो इसे। ब्राह्मण दिख रहा है, क्षत्रिय, और वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों के लिए तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। पहला कॉलम बनाओ आयु का, दूसरा कॉलम बनाओ आप लोग मंत्र का, तीसरा कॉलम बनाओ यहीं पे ऋतु का। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या आपके ब्राह्मण के लिए जो आपकी आयु निर्धारित थी वो थी 8 वर्ष। दिख रहा है 8 वर्ष, नहीं दिख रहा, 8 वर्ष। वहीं जो क्षत्रियों के लिए जो आयु थी वो थी आपकी 11 वर्ष, और वैश्य के लिए जो आपकी आयु थी वो आपकी थी 12 वर्ष। ठीक है, अगर आपको 8 नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप 6 भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग 8 मानते हैं और कुछ बुक्स में हमें 6 देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ बुक्स में 10 मिलता है और कुछ में 11 देखने को मिलता है, तो हमने दोनों बता दिए आपको, 11 भी और 8 भी। जो मंत्र जो था, जिस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, तो जब जो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के जो भी बालक होते थे, तो जब वो गुरुकुल में प्रवेश करते थे, तो गुरुकुल में प्रवेश करने के दौरान जब उनका उपनयन संस्कार होता था तो उनसे गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। और वहीं जो क्षत्रिय लोग थे उनसे त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, और वैश्यों से जगती मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। तो लिख लो, गायत्री मंत्र ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते थे, इनसे त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण कराते थे, और वैश्यों से जगती मंत्र का। गायत्री मंत्र तो आप लोगों ने सुना होगा, ऋग्वेद का है, ऋग्वेद से ही इसका साक्ष्य मिलता है हमें गायत्री मंत्र का। शायद त्रिष्टुप मंत्र और जगती मंत्र के बारे में ना सुना हो तो बता दें, त्रिष्टुप मंत्र और जो जगती मंत्र का साक्ष्य है ये भी आपको ऋग्वेद से ही मिलता है। इसके पद 4 में उसका उल्लेख है। ऋग्वेद के पद 4 में त्रिष्टुप मंत्र और जगती मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो देखा जाए तो तीनों ही मंत्र आपके गायत्री मंत्र हो, चाहे त्रिष्टुप मंत्र हो, चाहे जगती मंत्र हो, तीनों के ही साक्ष्य हमें किससे मिलते हैं? ऋग्वेद से मिलते हैं। ठीक है, अब ऋतु देखी जाए तो
इनकी जो उपनयन संस्कार होता था, इनका होता था बसंत ऋतु में, क्षत्रियों का होता था आपका ग्रीष्म ऋतु में, और इनका जो वैश्यों का जो उपनयन संस्कार होता था ये होता था शरद ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहीं पे ऊपरी वस्त्र। ऊपरी वस्त्र मतलब जो ब्राह्मण होते थे वो ऊपरी वस्त्र के रूप में क्या धारण करते थे, क्षत्रिय ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण क्या करते थे, और जो वैश्य होते थे हमारे वो ऊपरी वस्त्र के रूप में क्या धारण करते थे। तो जो ब्राह्मण जो थे वो काले हिरण की खाल, काले हिरण की खाल वाले वस्त्र धारण करते थे, और जो आपके क्षत्रिय जो थे वो आपके धब्बेदार हिरण की खाल वाले वस्त्र धारण करते थे। धब्बेदार हिरण की खाल वाले वस्त्र धारण करते थे, और जो वैश्य जो आपके थे वो बकरे की खाल के, बकरे की खाल के वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए आयु 8 वर्ष निर्धारित थी, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष निर्धारित थी, और वैश्यों के लिए 12 वर्ष निर्धारित थी। मंत्र पूछा जाए तो इनसे ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, और क्षत्रियों से त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, और वैश्यों से जप्ति मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। ऋतु पूछी जाए तो ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता था वो आपका बसंत ऋतु में किया जाता था, क्षत्रियों का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था, और वैश्यों का उपनयन संस्कार आपका शरद ऋतु में किया जाता था। वस्त्र पूछे जाएं तो ऊपरी वस्त्र के तौर पर ये लोग काले हिरण की खाल के वस्त्र धारण करते थे, ये लोग धब्बेदार हिरण की खाल के वस्त्र धारण करते थे, और जो आपके जो वैश्य थे वो बकरे की खाल के वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेखला। मेखला के रूप में क्या प्रयोग करते थे। मेखला का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मेखला कोई बताएगा। जो भी आप लोगों की अच्छा, जो भी आपके डाउट के क्वेश्चंस हो या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट जो हैं वो लिए जाएं। मेखला, मेखला जो होता है वो मेखला हम लोग बोलते हैं जो करधनी होती है उसे, कमर में जो पहनी जाती है करधनी, मेखला उसे बोलते हैं। ठीक है, मेखला या फिर इसी को कर लीजिए करधनी। ठीक है, तो जो करधनी होती थी ये लोग मूंछ की पहनते थे ब्राह्मण लोग, और ये लोग तात की पहनते थे, तात, और जो वैश्य जो थे वो सन की धारण करते थे। ठीक है, और यहीं पे आप लोग लिख लो डंडा। डंडा जो इन लोगों को उपनयन संस्कार के दौरान जो भिक्षा मांगने के लिए जो डंडा दिया जाता था वो जो होता था ब्राह्मणों का जो होता था वो बेल का बना होता था, और जो इनका क्षत्रियों का होता था ये आपका बट का यानी बरगद के वृक्ष, बरगद के वृक्ष बट वृक्ष का होता था डंडा, और जो शूद्रों के लिए था वो था गूगल का, गूगल का। लिखवा दिया है, इतना आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो आयु रहेगी। आपको आयु पे ज्यादा गौर करना है, जहां पर भी हो आयु लिखिए वहां पे टिक करना है इम्पोर्टेंट करके, कि जो ब्राह्मणों की आयु थी वो क्या थी, क्षत्रियों की क्या थी, और वैश्यों की क्या थी उपनयन संस्कार के दौरान गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए। तो आयु इंपॉर्टेंट रहेगी, मंत्र इंपॉर्टेंट रहेगा, किस मंत्र का उच्चारण किया जाता था,
और कहीं ना कहीं आपकी जो ऊपरी वस्त्र हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाकी जानकारी के लिए तुम लोगों को बता दिया है इतना। ये तो हो गए हमारे जो उपनयन संस्कार के दौरान क्या कैसे किया जाता था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो उपनयन संस्कार के दौरान, सॉरी, गुरुकुल में प्रवेश के दौरान या प्रवेश के बाद शिक्षा ग्रहण करने की न्यूनतम आयु क्या थी? गुरुकुल में प्रवेश के बाद शिक्षा ग्रहण करने की या गृहस्थ जीवन में शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ जीवन में वापस आने के लिए कितनी आयु न्यूनतम थी? तो हेडिंग बनाओ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कुछ प्रमुख तथ्य। इसमें नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट लिखो इसमें। उपनयन संस्कार के दौरान जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था तो देखा जाए या कहा जाए तो एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय लगता था। एक वेद के अध्ययन के लिए लगभग न्यूनतम 12 वर्ष का समय लगता था। तो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की जो आपकी न्यूनतम आयु थी वो आपकी थी 12 वर्ष। तो लिखो सामान्यतः एक वेद के अध्ययन में बारह वर्ष का समय लगता था, अर्थात गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी थी आपकी? 12 वर्ष। आप एक वेद का ज्ञान करना चाहते हैं, आप 12 वर्ष गुरुकुल में रहिए। आप 2 वर्ष का, सॉरी, दो वेद का ज्ञान करना चाहते हैं प्राप्त, तो आप 24 वर्ष तक रहिए। आप 3 वेद का करना चाहते हैं तो 36 वर्ष तक रहिए, ठीक है। और चारों वेद का ज्ञान करना चाहते हैं तो 12 चौको 48 वर्ष तक आपको गुरुकुल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। अब ऐसे ही आपके 4 वेद होते थे, 4 वेद होते थे। एक वेद के अध्ययन में आपको 4 वर्ष लगते थे। और जो एक वेद का अध्ययन कर लेता था उसे क्या कहा जाता था, ये बताओ। जो एक वेद का अध्ययन कर लेता था उसे क्या कहा जाता था, या फिर जो 2 वेद के अध्ययन कर लेते थे उसे क्या कहा जाता था? बताइए, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, इसमें लिखो वेदों वेदों की संख्या, वेदों की संख्या के ज्ञान के अनुसार, वेदों की संख्या के ज्ञान के अनुसार विद्वानों
नाम होते थे, विद्वानों के नाम होते थे। एक वेद के ज्ञाता को, एक वेद का जो ज्ञाता होता था, जिसे एक वेद का ज्ञान होता था, उसे हम लोग कहते थे स्नातक। और जिसे दोनों वेद का ज्ञान हो जाता था, दो वेद का ज्ञान हो जाता था, उसे हम लोग कहते थे वसु। तीन वेद के ज्ञाता को हम लोग बोलते थे रुद्र, और जिसे चारों वेद का ज्ञान जो हासिल कर लेता था, उसे कहा जाता था आदित्य। ठीक है, तो लिखो, एक वेद के ज्ञाता को, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, कोमा, दो वेद के ज्ञाता को वसु, तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र, तथा जिसे चारों वेद का ज्ञान हो जाता था, उसे आदित्य कहा जाता था। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिसे एक वेद का ज्ञान होता था उसे हम लोग स्नातक, जिसे दो वेद का ज्ञान हो जाता था उसे वसु, तीन वेद के ज्ञाता को हम लोग रुद्र, तथा चारों वेद के ज्ञाता को हम लोग, जो चारों वेद का ज्ञान हासिल कर लेता था, उसे आदित्य कहा जाता था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, उपनयन संस्कार के दौरान जो शिक्षा दी जाती थी वेदों की। अब विद्या आरंभ संस्कार होता था स्टार्टिंग में, जिसे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा कहते थे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपका होता था विद्या आरंभ संस्कार, और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बालक उच्च शिक्षा ग्रहण करता था, उसके लिए उसे गुरुकुल में प्रवेश लेना पड़ता था। गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए होता था आपका उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार में होता क्या था, जो आपको अभी लिखवाया है, एक वेद के ज्ञाता को। संस्कार के बाद आपका आएगा समापवर्तन संस्कार। जब बालक क्या करेंगे, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो उसके लिए आपका होता था समापवर्तन संस्कार। इसे हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। टुमारो विल बी कंटिन्यू।